चलें बच्चों, हम आगाज करते हैं अपनी आज की लैब का। तो आप साथ साथ ये काम करें कि अपने लैपटॉप्स पे ना वो ओपन कर लें अपना डॉकर एनवायरनमेंट, और वो चीज़ें जो है ना उसको स्टार्ट कर दें। उसके अलावा वो जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉम्प्ट वाला टर्मिनल होता है वो भी खोल लें। तो हम शुरू में अपने लेक्चर की थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे आज की लैब की, और देन फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की तरफ चले जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा रिगार्डिंग प्रोमीथियस के। प्रोमीथियस भी एक टूल है जो कि आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो लेट्स सी वो क्या क्या फैसिलिटीज है वो देख लेते हैं। प्रोमीथियस जो है वो सिस्टम मॉनिटरिंग और किसी हद तक अलर्टिंग के हवाले से आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है। ये करता ये है कि आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें से वो लॉग्स पिक करता है और उन लॉग को पास ऑन करता है डिफरेंट रूल्स के अगेंस्ट, और अपने पास कुछ मैट्रिक्स इस्टेब्लिश करता है जो कि टाइम सीरीज के हवाले से आपको डाटा दे रहे होते हैं। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, वो सारी मैनेजमेंट जो होती है वो प्रोमीथियस में हो रही होती है। एक वो गानों शानों वाली वेबसाइट है, क्या नाम है उसका, स्पॉटिफाई वगैरह, या इस तरह की कोई पाकिस्तानी या इंडियन भी कोई है। तो इस तरह की एक बड़ी पुरानी साइट है साउंड क्लाउड। ठीक है। एक्चुअली इसको डिजाइन किया गया था साउंड क्लाउड वालों के पास। ठीक है। और उनकी जो प्रैक्टिकल इश्यूज वो फेस कर रहे होते थे अपने पूरे सिस्टम्स की वर्ल्ड वाइड मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये एक तरह का अपना एक कस्टम टूल डेवलप किया था, जिसको ग्रेजुअली फिर ओपन सोर्स कर दिया गया, और अब ये जो है ना प्रॉपर क्लाउड नेटिव इकोसिस्टम का एक पार्ट बन चुका है। और एक बड़ा मशहूर टूल है जो कि आपको ये अलर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है या मॉनिटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसको जरा मुमताज भी बनाती है। और चूंकि ये जो टूल्स हैं, जिस तरह हमने पहले देखा था कि कुबरनेटिस भी इसी तरह से गूगल ने अपनी पर्सनल पर्सनल तो नहीं कहना चाहिए कि मतलब अपने विद इन ऑफिस मैनेजमेंट के लिए उसको यूज करना शुरू किया था, डेवलप करना शुरू किया था। और चूंकि इस तरह के टूल जो होते हैं ना वो चूंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के बनाए गए होते हैं, तो इसकी वजह से वो इंडस्ट्री की जो चीजें होती हैं उनको बेहतर तौर पे टैकल कर रहे होते हैं। तो वो जब उनको ओपन सोर्स कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी इंडस्ट्री के जो मेंबर्स होते हैं वो भी उनसे फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा, तो इसी तरह से जो प्रोमीथियस है ये भी आपको प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी कि आप अपने कंटेनर के एनवायरनमेंट्स को, अपनी माइक्रो सर्विसेज को, जो आपके क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर आने वाली माइन्यूट सी चेंजेस को भी जो आपके लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मतलब जो आप चेक करना चाह रहे हैं, जिसपे आपने चेक लगाए हुए हैं कि मुझे इन चीजों के बारे में अलर्ट करो, तो वो आपको फिर अकॉर्डिंगली अलर्ट करना शुरू कर देता है। तो जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि नंबर वन तो ये कि इसकी जो एक्सपेक्ट होता है वो पुल बेस्ड कलेक्शन होती है। तो इसकी वजह से आपकी वो जो मेन आपके जो जो कंटेनर्स हैं या वो आपके सर्वर्स हैं जिनसे इसने डाटा लेना होता है उन पे लोड नहीं आता, बिकॉज आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी आसानी के मुताबिक और अपने वर्क की जो टाइमिंग्स हैं उसके मुताबिक आप इसको कॉन्फ़िगर कर देते हो। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यार मेरे पास 9 to 5 बड़ा रश होता है किसी चीज, मतलब बैंक्स हैं उसमें 9 to 5 ज्यादा रश होता है, उनकी सारी ब्रांचेस ओपन होती हैं, सिस्टम पे लोड होता है। तो आप ये कर सकते हैं, आप ये यार 9 to 5 जो है ना ये लॉग सिर्फ 1 घंटे के बाद कलेक्ट किया करेगा, एक एक घंटे के बाद। जबकि 5 PM के बाद आप हर 15 मिनट के बाद लॉग कलेक्ट करना शुरू कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। इसी तरह से कोई और है, आपकी जो कंपनी है वो सर्विस दे रही है बाहर के ममालिक को, लाइक यूएसए वगैरह में दे रही है, जब हमारे यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, उल्टा सिस्टम होता है, तो आप उसके मुताबिक अपनी कलेक्शन कन्फिगर कर दो। बहुत क्रिटिकल सिस्टम है, 1 मिनट के बाद कॉन्फ़िगर कर दो। तो वो आपकी मर्जी है कि आप अपने सिस्टम को कैसे मॉनिटर करना चाह रहे हो। फिर ये क्यूरी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है प्रॉम क्यूएल के नाम से, प्रोमिथियस क्यूएल क्यूरी लैंग्वेज, जो कि आपकी वो डाटा एनालिसिस होती है उसको बड़ा आसान बना देती है। वंस आप उसके ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं, चूंकि किसी हद तक वो मिलती है, ऑलरेडी लोगों को आइडिया होता है क्यूरी लैंग्वेजेस का, एसक्यूएल वगैरह उन्होंने यूज की भी होती है, तो थोड़ी सी एफर्ट के बाद इस क्यूएल पे अपनी ग्रिप हासिल कर लेते हैं, और देन जो भी डाटा यहाँ पे प्रोमिथियस के पास अवेलेबल है उसको बड़े अच्छे तरीके से रिव्यू करते रहते हैं, एज पर देयर रिक्वायरमेंट फिल्टर करते रहते हैं। फिर उसके बाद जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट होगा उसके मुताबिक ये कन्फिगर हो जाता है, इसकी जो सर्विस है वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं।
और चूंकि ये कोडिंग में वही YML फॉर्मेट के अंदर इसके एस्पेक्ट्स मैनेज होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज होती है, तो एक यूज टू चीजें हैं कि जिसको आप बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और उसका डाटा डाटा मॉडल होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, तो उसकी वजह से आप वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट्स की जो एनालिसिस है और उसके बाद जो उसकी व्यूइंग है वो आप इसके अंदर बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो जितने भी आपके इसके अंदर मैट्रिसेस आते हैं जिनको ये कवर कर रहा होता है, उनको 2D में, 3D में विजुलाइज करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, ये आपके लिए बड़ा आसान बना देता है। अच्छा, इसका जैसा कि हमने बताया कि जो आर्किटेक्चर है वो पुल बेस्ड है। अब वो पुल बेस्ड में HTTP के ऊपर रहते हुए आपके वो जो सर्वर्स होते हैं उनसे कनेक्ट करता है और अपना डाटा जो भी रिक्वायर्ड होता है उससे लेना शुरू कर देता है। तो HTTP एक बड़ा वेल नोन प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर बड़ी सारी एस्पेक्ट्स जो है वो बड़े क्लियरली मेंशन हुए हुए होते हैं। आप उसको फायरवॉल वगैरह में फिल्टर वगैरह करने के हिसाब से भी बड़े इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसकी जो पुल बेस्ड आर्किटेक्चर है वो एक तरह का बड़ा नॉर्मल और नॉन किस्म के तरीकों को यूज करता है डाटा कलेक्शन के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका हर टारगेट होता है उसके कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनको वो एक्सपोज करता है। कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार ये मेरे जो सर्वर्स हैं इनका CPU का यूजेज, रिमेनिंग वेब स्पेस और मेमोरी मेमोरी यूजेज, ये तीन चीजें मैं चाह रहा हूं कि मैं प्रोमीथियस के थ्रू कॉन्फ़िगर कर मतलब मॉनिटर करूं। तो क्या होगा कि ये एंड पॉइंट के ऊपर वो मैट्रिसेस हर सर्वर के ऊपर ये आप एक्सपोज करवा दोगे। तो ये जब इनके प्रोमीथियस का मेन सर्वर उन उस सर्वर को जब पिंग करेगा किसी खास पोर्ट पे, तो वहां पे उसको ऑटोमेटिकली वो डाटा मिलना शुरू हो जाएगा कि ओके इस वाले सर्वर का CPU यूजेज इतना है और मेमोरी यूजेज इतना है और फ्री स्पेस इतनी है। तो ये डाटा को बड़ा आसानी से टेक्सचुअल फॉर्म में लेके कन्वर्ट करके अपनी डेटाबेस में ऐड कर देगा और देन आपको फिर ग्राफ या जिस भी फॉर्म में आप चाह रहे हैं विजुलाइज करना शुरू कर देगा कि आपके इससे सर्वर पे ये कंप्यूट चल रही है और ये मेमोरी यूजेज चल रहा है और ये आपकी फ्री स्पेसिस है वगैरह वगैरह। अच्छा, तो जब कलेक्ट हो जाते हैं ये सारे एंड पॉइंट्स के ऊपर से डाटा, तो प्रोमीथियस कलेक्शन के बाद उनको अपने डाटा पॉइंट्स में सेव कर लेता है। उसके पास एक लोकल टाइम सीरीज की डेटाबेस होती है, मतलब वही नॉर्मल डेटाबेस होती है बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइम सीरीज एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब आप इस डाटा को रिव्यू करते हैं, क्यूरी करते हैं यूजिंग प्रोमीथियस क्यूरी लैंग्वेज, तो सर्वर जो होता है ना वो आपकी रिक्वायर्ड जो आपने ऑप्शन उस क्यूरी लैंग्वेज में मेंशन किए होते हैं उनको वैल्यूएट करता है अगेंस्ट द स्टोर डाटा और अकॉर्डिंगली आपको जो रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। तो एक बड़ा स्ट्रीमलाइन किस्म का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये पहले आपके टारगेट सर्वर से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली उसको आपको एनालिसिस के लिए प्रोवाइड कर देता है। तो ये इसका एक सादा सा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर इसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं कि जो आपका प्रोमीथियस का मेन सर्वर है उसके अगेंस्ट कुछ एप्लीकेशन चल रही होंगी या कुछ सर्विसेज चल रही होंगी या कुछ सर्वर चल रहे होंगे। तो ये जो आपका मेन प्रोमीथियस का सर्वर है, नंबर वन तो ये करेगा ये कि ये उन सर्विसेज से, उन एप्लीकेशन से, उन सर्वर से जो भी मैट्रिसेस हैं उनको रिट्रीव करेगा। तो रिट्रीव करने के लिए ये पुल बेस्ड मैट्रिक हर मतलब एक्टिविटी यूज कर रहा होता है कि ये पुल करता है बजाय इसके कि वो इसको पुश कर रहे हो। तो जब भी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो आपने एक बार कॉन्फ़िगर की होती है उस फ्रीक्वेंसी की बेस पे ये उन सर्वर को, उन एप्लीकेशन के एंड पॉइंट्स को कॉल करता है और उनसे अपना डाटा ले लेता है। डाटा लेने के बाद वो स्टोरेज वाले अपने कंपोनेंट के अंदर उस मैट्रिक के डाटा को स्टोर कर देता है इन अ टाइम सीरीज डेटाबेस। देन ये आपको साथ साथ एक HTTP सर्वर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके ऊपर ये एक्सेप्ट कर रहा होता है आउटसाइड ऑफ दिस सर्वर से क्यूरीज को। और क्यूरीज जो है वो जो ये इसका फॉर्मेट होता है क्यूरीज एक्सेप्ट करने का वो होता है फ्रॉम QL। अब इट इज क्वाइट पॉसिबल आपके लिए कि आप चाहें तो प्रोमीथियस की अपनी वेब यूआई को यूज करते हुए इसको क्यूरी करना शुरू कर दें, चाहे तो कुछ और टूल है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जिस तरह की ग्रेफाना वगैरह है उसको इस्तेमाल करते हुए आप लिंक कर दें इस प्रोमीथियस सर्वर से और ग्रेफाना फिर आपको आउटपुट के रिजल्ट दिखा रहा हो। ठीक है। अच्छा, ये जो आर्किटेक्चर है इनका वन एक टीयर के ऊपर आपकी तीनों चीजें पड़ी हुई हैं जो कि 3 डायमेंशंस में आपकी चीजों को मैनेज कर रही हैं, ये प्रोमीथियस को डायनामिक क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए बड़ा सूटेबल बना देता है क्योंकि उसमें ये होता है कि आपकी मल्टीपल चीजें में भी मल्टीपल क्लाउड डोमेन्स पे चल रही हों या एक ही क्लाउड प्रोवाइडर के अंडर रहते हुए मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर प्ले कर रही हों। ये भी हो सकता है कि आपका हाइब्रिड आर्किटेक्चर हो, कुछ चीजें आपकी क्लाउड पे हो, कुछ चीजें आपकी इन प्रेमिसेस चल रही हों।
तो इन सारे एनवायरनमेंट्स के अंदर ये चीज, ये बड़े आराम से बड़ा वेल सॉर्टेड इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाती है। तो ये जिस तरह से उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, आपकी जो सर्वर है एंड टारगेट जो है वो बेशक क्लाउड पे चल रहा है, चाहे इन प्रीमिसेस चल रहा है, चाहे तो कुछ सर्वर आपके क्लाउड पे है, कुछ इन प्रीमिसेस हैं, कुछ डॉकर के ऊपर है, जो भी है, आपने करना सिर्फ ये है कि उन पे आपने कॉन्फ़िगर करनी है कि ये डाटा आपने देना है इसको, और इसको आपने उसका यूआरएल और वो पॉइंट बता देना एंड पॉइंट कि आपने इस एंड पॉइंट से इन चीजों को डाटा लेके मुझे मॉनिटर करवाना है। फिर इसके अपने अंदर भी एक अलर्टिंग सिस्टम है, और जो सबसे इसकी अच्छी ऑप्शन थी वो अलर्ट मैनेजर, कि ये बाकी डिफरेंट तरह के अलर्टिंग टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो ऐसे टूल जो अलर्ट्स वाली फील्ड के अंदर ज्यादा कैपेबल है, आप ये भी कर सकते हो कि अलर्ट के लिए उनको यूज कर लो, और जो इन बिटवीन एनालिसिस है उसके लिए आप प्रोमीथियस को यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं वो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होती हैं जो कि टाइम बाउंड होती हैं, और वो जो टाइम सीरीज डाटा होता है वो आपकी उस स्पेसिफिक सर्वर की उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट के अंदर आने वाली चेंजेस ओवर टाइम को ये मॉनिटर करवा रहा होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप या जो एंड यूजर है इसका प्रोमीथियस का, वो इसमें देखना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई वेब सर्वर है तो आप देख सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट टाइम कितना है, कि वो जो जब एक एंड यूजर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो उसको कितनी देर में उसका जो जो भी रिक्वेस्ट होती है वो फुलफिल हो जाती है। तो ये जो आपका टाइम है, मे बी आप वेब सर्वर के केस में उसको मॉनिटर करें। डेटाबेस में आप नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस को मे बी मॉनिटर कर रहे हो कि किस वक्त कितने नंबर ऑफ कंकरेंट कनेक्शन इस वक्त डेटाबेस से बने हुए हैं। और इसी तरह से जो एक्टिव क्यूरी चल रही है आप उनको मॉनिटर करवा सकते हैं। तो इट वेरी, आपकी जो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट या आपके सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रोमिथियस की ब्यूटी ये है कि ये हर तरह के एनवायरनमेंट के मुताबिक कस्टमाइज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, और जिस तरह की आपको मैट्रिक्स को मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट होती है ये उस तरह की फैसिलिटेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेब सर्वर स्लो रन हो रहा है, आपके एक यूजर आपको शिकायत कर रहे हैं कि आपका वेब सर्वर जो है वो स्लो रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब लेट खुल रहे हैं वेब पेजेस आपके, तो अब आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स है जिनकी वजह से ये मसला आ सकता है। तो अगर आपने इसको प्रोमीथियस को या किसी और मॉनिटरिंग वाले टूल को इस्तेमाल करते हुए चेक्स लगाए हुए हैं, तो आप देख लोगे कि यार मेरी क्यूरी प्रोसेसिंग पे कितना टाइम लग रहा है, पेज के लोड होने पे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ यूजर एक वक्त में इस वक्त मेरे पास कितने, जैसे कंप्लेन आ रही थी कि सिस्टम स्लो है, तो उस वक्त क्या नंबर ऑफ यूजर ज्यादा थे। तो अब इनमें से कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपका वेब सर्वर स्लो रिस्पॉन्स कर रहा हो। तो आप इस चीज को किल कैसे करोगे कि एक्चुअली क्या वजह थी कि उस खास स्पेसिफिक टाइम के ऊपर मेरा वेब सर्वर स्लो काम कर रहा था। वो डाटा आपको प्रोमीथियस प्रोवाइड करेगा अगर आपने इसको कंफिगर किया हुआ है। तब आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल उस वक्त आपके बहुत ज्यादा यूजर्स ने आपके लॉगिन किया हुआ था, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दैट पर्टिकुलर टाइम में मेरे पास वैसे नॉर्मली 1000 यूजर के करीब होते हैं, उस वक्त 10,000 यूजर थे जो मेरे सर्वर को यूज कर रहे थे। तो यू कम टू नो ओके, ये जो इशू था ये ज्यादा यूजर के लोड की वजह से आया हुआ था। देन फिर आप स्केल अप की तरफ चले जाओगे कि ओके यार, अगर मेरा एक सर्वर है तो मैं इसको 2 सर्वर कर दूं, और बीच में वो जो होती है लोड बैलेंसिंग इंप्लीमेंट कर दूं, सो दैट अगर ज्यादा यूजर हो भी जाए तो मेरे सर्वर की परफॉर्मेंस ड्रिल डाउन ना हो। तो इस तरह से आप जो हैं, आप डिफरेंट तरह के मैट्रिसेस कॉन्फ़िगर करते हैं प्रोमीथियस के ऊपर, और उन मैट्रिसेस की मदद से आप फिर जब कोई इशू आता है तो उसकी एनालिसिस कर रहे होते हो या रन टाइम पे मॉनिटरिंग करते रहते हो। जो ही एक खास थ्रेशोल्ड अचीव होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका सर्वर आपको पता है कि 1000 यूजर सपोर्ट कर सकता है, उसके बाद सर्विस स्लो हो जाएगी, तो आप 750 पे इस पे थ्रेशोल्ड लगा दो कि जो ही मेरे कंकरेंट कनेक्शन 750 से अब होते हैं तो मुझे अलर्ट करना शुरू कर दो कि यार आपका ये जो है ना रेड एरिया में जा रहा है, अगर 250 और यूजर कनेक्ट हो गए तो आपके सर्विसेज जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि फिर उसकी बेस पे आप क्या एक्शन लेते हो, चाहे तो आप 750 के ऊपर एक नया सर्वर खड़ा कर दो, नया रेप्लिका खड़ा कर दो, या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप एक्टिविटी शुरू कर दो। दूसरी कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो आपका मेन सर्वर होता है जो कि बेसिकली डाटा को रिसीव करता है और उसके बाद उसको स्टोर करता है। फिर कुछ क्लाइंट लाइब्रेरीज होती हैं जो कि एप्लीकेशन कोड के अगेंस्ट आपको डाटा प्रोवाइड करना शुरू करती हैं। अच्छा, अगर आपकी कुछ शॉर्ट लिव जॉब है, एक तो होता है कि आपकी प्रॉपर लॉन्ग रनिंग जॉब है जो कोई एक ही महीने चलेंगे, उनको तो आप प्रॉपर कन्फिगर करते हो और वो पुश पुल बेस्ड सिनेरियो में काम कर रही होती है। बात बात ये होता है कि आपको वेरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो कि बड़ा लिमिटेड सा होता है, उस टाइम में आपको किसी चीज को मॉनिटर करना होता है। कि आप कहते हैं कि यार ओके, मैं अगले 1 घंटे में एक सेल लॉन्च कर रहा हूँ,
तो इस सेल के टाइम पे मेरे सर्वर पे रश आने का इम्कान है, तो मैं यूं करता हूं कि मैं इस 1 घंटे के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग एक्टिवेट करता हूं। उसमें फिर आप पुल नहीं करोगे, फिर आप पुश, शॉर्ट टर्म लॉक के लिए पुश भी लगा सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आप कह दो कि यार हर 1 मिनट के बाद सर्वर मुझे अपनी अपडेट देता रहे कि इस वक्त करंट रूट क्या चल रहा है। तो इस तरह की सिनेरियो भी आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए फिर पुश गेटवे यूज होगा। फिर उसके बाद स्पेशल पर्पस एक्सपोर्टर है, जो कि मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट्स के लिए आपका जो डाटा है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक अलर्ट मैनेजर है, जो कि आपके अलर्ट्स अगर आपके थ्रेश होल्ड अचीव हो रहे हैं तो उसकी बेस पे आपके एंड यूजर को अलर्ट करना शुरू करेगा। और उसके अलावा बहुत से सपोर्ट टूल्स हैं, और इन सारों का एक मुरक्कब आर्किटेक्चर की इस पिक्टोरियल फॉर्म में आ रहा होता है, जिसके अंदर आपका सबसे सेंट्रल पॉइंट होता है आपका ये जो प्रोमीथियस का सर्वर है। इसमें HTTP सर्वर जो है वो आउटसाइड से इनपुट ले रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूएल्स। देन आपकी डेटाबेस टाइम सीरीज डेटाबेस होती है, जो कि किसी नोड के ऊपर आपकी डेटाबेस या डाटा को स्टोर कर रही होगी। देन एक रिट्रीवल का कंपोनेंट होता है, जो कि आपके टारगेटेड सर्वर से डाटा ले रहा होता है। ठीक है। फिर सर्विस डिस्कवरी होती है, जो कि आपको ये बताती है अगर आप कुबरनेटिस वगैरह यूज कर रहे हैं कि आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, सो दैट फिर उन सर्विसेज से आप जो है डाटा लेना शुरू कर दें, मैट्रिक्स लेना शुरू कर दें। देन ये जो आपका ये HTTP सर्वर होता है, ये प्रोमीथियस की वेब यूआई को भी सपोर्ट करता है, ग्रिफाना को भी यूज सपोर्ट कर रहा होता है, और एपीआई भी प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर आपके डिफरेंट एपीआई क्लाइंट्स थ्रू एपीआई आपको डाटा की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आप उसको अकॉर्डिंगली डाटा पहुंचा सकते हैं अगर आपने अपना कोई कस्टम मॉनिटर लगाया हुआ है आगे। और इसके बाद अगर आप चाहें तो ये आपको एक अलर्ट मैनेजर दे रहा होता है, जो कि मुख्तलिफ तरह के आपको अलर्ट की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, कि चाहे वो आपको ईमेल भेज दे, चाहे आपको वेब इंटरफेस में शो कर दे, चाहे किसी और आईडीएस आईपीएस के साथ आपको लिंक करवा के उसको डाटा भेजना शुरू कर दे, या वो इससे कम्युनिकेट करना शुरू कर दे। तो ये एक ओवरऑल आपका इन्वायरमेंट है प्रोमीथियस का। अच्छा, अब हम जाते हैं प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो डॉकर। तो अगर आपका डॉकर चल रहा है तो आप ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिलहाल लिख के रख लें, कीजिएगा नहीं। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात ये डाटा लोड करते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसहाक आप सबसे पहले इसको रन कर लो, और जब ओके हो जाए तो बता दो, ताकि बाकी भी इसको रन करने इस कमांड को। ठीक है। तो ये जो कमांड या ये जो सिंपल सी कमांड है, ये आपके प्रोमीथियस को कॉन्फ़िगर कर देगी आपके सिस्टम के ऊपर, और ये रन होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहां तक जब आप ये पहली कमांड चलाएंगे, डॉकर रन नेम, आगे जो भी नाम आप अपने कंटेनर का देना चाह रहे हैं, उसके बाद -p पोर्ट, यानी कि हमने 1990 दे दी, और prom/prometheus। जब आप ये वाली कमांड चलाएंगे तो आपके सिस्टम पे डॉकर पे आपका प्रोमीथियस इंस्टॉल भी हो जाएगा, चलना भी शुरू हो जाएगा। और अगर आप अपने ब्राउजर्स खोलकर, जिन जिन की ये पहली वाली कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, वो ब्राउजर खोलकर लोकल होस्ट पे 1990 पोर्ट को एक्सेस करें, तो उनके सामने ये जो प्रोमीथियस का इंटरफेस है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, इसका चल रहा है, इधर देख लो पहले। तो बहुत से बच्चों के पास, इनके पास डॉकर चल रहा था, उन्होंने इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, उनके पास प्रोमीथियस चलना शुरू हो गया है। और जो लोग इस कमांड, पहली वाली कमांड के एंड पे हैं या उनकी रनिंग में है, वो जूं ही कंप्लीट होती है तो वो 1990 पोर्ट को लोकल होस्ट पे जाके अपने ब्राउजर में खोल के चेक कर ले, और उनका ये काम हो जाएगा। और बाकी के लोग इसलिए अपनी फिक्र मनाएं, क्योंकि जो लैब का फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी अगर आपका डॉकर नहीं चल रहा होगा तो फिर आपके नंबर लगेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें भी जो एग्जाम आएगा, जो आपका लैब वाला होता है, उसमें भी आपको जो भी काम कहा जाएगा वो डॉकर पे करना होगा। तो अगर आप यही करके लाएंगे कि जी मेरा डॉकर नहीं चल रहा, मेरा डॉकर नहीं चल रहा, तो ऑटोमेटिकली आप अपने नंबर लूज कर जाएंगे।
तो आपके सामने जब आप 1990 पे जाएंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। जिन बच्चों का नहीं चल रहा वो यहां देख लें, तो इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा प्रोमीथियस का। तो ये आपकी डिफॉल्ट पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इंस्टॉलेशन ऐसे नहीं होती। ठीक है, ये था जस्ट आपको थोड़ा दिलीट बनाना हासिल हो जाए कि हमारे पास ये डॉकर चल रहा है, बिल्कुल ठीक, प्रोमीथियस चल रहा है एंड एवरीथिंग। वहां पे इंस्टॉलेशन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का जमाना है, यानी कि जिस तरह हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस चल रही होती है, इसी तरह प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस चल रही होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोड पे शिफ्ट हो चुका है। इसके लिए हमें करने पड़ते हैं यमल के अंदर प्रॉपर इसको कोड करके क्रिएट। क्यों? कि चूंकि हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। अगर आपका सिस्टम एक बार डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली जो डॉकर या कुबरनेटिस होता है उसको ऑटोमेटिकली अप कर देता है। तो वहां पे हम इस वाले काम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वो एक डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल की फाइल में डिफाइन कर देते हैं, और डिफाइन करने के बाद उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप लोग ये करें कि आप लोग जल्दी से विद इन 5 मिनट्स ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको अपने पास डॉकर डैश कंपोज डॉट वाई एम एल नामी फाइल में टाइप कर लें। ठीक है, मैं साथ साथ फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हर एक कमांड का मतलब क्या है। तो यहां हमें दो कमांडें बनानी पड़ेंगी। एक तो होगी डॉकर कंपोज, जिसके अंदर हम जो एक्चुअली डॉकर की सर्विसेज हैं वो डिफाइन कर रहे होंगे, और साथ ही साथ एक और छोटी सी फाइल होगी इसके बाद आएगी जो कि बेसिकली प्रोमीथियस की कॉन्फ़िगरेशन को कवर कर रही होगी। तो डॉकर कंपोज और प्रोमीथियस की कॉन्फ़िगरेशन दोनों हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की फॉर्म में इस तरह से YAML फॉर्मेट में कोड कर देंगे, और देन फिर हम देखेंगे कि इसको हम डॉकर कंपोज के थ्रू कैसे चला सकते हैं, जिस तरह कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डॉकर कंपोज को यूज किया था। अच्छा, ये जो फाइल थी जो मैंने अभी आप लोगों से लिखवाई है इसके कुछ सेक्शंस थे। इसमें जो सबसे पहली लाइन थी उसमें लिखा हुआ था सर्विस माई प्रॉम, यानी कि माई प्रोमीथियस का मुकफ़्फ़फ मैंने एब्रीविएशन डाली हुई थी। तो यहाँ पे आप एक्चुअली बेसिकली सर्विस का नाम डिफाइन कर रहे हो कि मेरी सर्विस का नाम है माई प्रॉम। आगे आप इसको इमेज बता रहे हो कि आपने इस सर्विस के अंदर कौन सा इमेज जो है वो डॉकर हब से डाउनलोड करके चलाना है, या अगर वो आपके पास लोकली अवेलेबल है तो वो इमेज का नाम। फिर उसके बाद एक कमांड है कॉन्फ़िग फाइल, और आगे उसकी वो वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना? ये बेसिकली बता रही है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है वो बेसिकली प्रोमीथियस डॉट वाई एम एल है। ये भी हमने बनाई नहीं है, ये भी हम बनाएंगे। उसके बाद है पोर्ट्स कौन कौन सी हैं कि 9090 पे इस वाले डॉकर की सर्विस चलनी चाहिए। ये वॉल्यूम कौन सा यूज करे, यानी कि स्टोरेज जो है अपनी कहाँ पे फाइलें जाके सेव करे। इसी तरह से डाटा के लिए कौन से वाला पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी ये मतलब डाटा स्टोरेज होगी, और रीस्टार्ट की पॉलिसी क्या होगी। अगर आपकी मशीन किसी वजह से रुक जाती है तो जब तक आप इस मशीन को स्टॉप नहीं करते ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होती रहेगी, ताकि अगर इसको किसी भी वजह से कोई इशू होता है और वो रीस्टार्ट करनी मतलब सर्विसेज रीस्टार्ट मतलब सर्विसेज स्टॉप हो जाती है या आपकी मशीन स्टॉप हो जाती है तो डॉकर उसको ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करवा देगा। अच्छा, इसके बाद ये है कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ योर प्रोमीथियस। तो अब ये सेकंड और आखिरी टाइपिंग है जो आज के डे में आप लोगों ने करनी है। तो काइंडली अगले 10 एक मिनट में एटलीस्ट टाइप ही कर लो सुबह। तो ये भी आप लोग काइंडली टाइप कर लें ताकि फिर अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सप्लेन करके इसको चलाने वाली साइट पे शिफ्ट हो जाए। सो इस फाइल में हमारी सिर्फ 3 मेन एरियाज हैं जो प्रोमीथियस में डिफाइन हुए हुए हैं। एक है ग्लोबल सेटिंग, एक है अलर्टिंग की सेटिंग, और एक है स्क्रैप की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर एक एस्पेक्ट मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब अगर आप जिस फोल्डर में आपने ये दोनों फाइल्स रखी हुई हैं
उस फोल्डर के अंदर जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके एडमिनिस्ट्रेटर वाला आप ये सबसे पहली कमांड चला दो, जो कि है डॉकर स्पेस कंपोज स्पेस अप स्पेस -d। ठीक है, तो चूंकि आपने सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में डिफाइन कर दी है, डॉकर की भी और वो जो प्रोमीथियस है उसकी भी, तो ऑटोमेटिकली सिंगल कमांड चलाने के बाद जब आप दोबारा जाके अपने ब्राउजर के अंदर लोकल होस्ट पे 9090 पोर्ट को विजिट करोगे, तो आपके पास ये डॉकर आपके पास चलता हुआ, मतलब सॉरी प्रोमीथियस आपके पास चलता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब हमने किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे करो। अच्छा, ऐसे तमाम लोग जिनको ये एरर आ रहा है, उनको याद होगा कि मैंने वो जब हमने फर्स्ट टाइम चलाया था यही वाला प्रोमीथियस, उसके आगे मैंने दो कमांडें लिखी हुई थी, डॉकर पीएस की, डॉकर स्टॉप की। वो इसीलिए थी कि जब आपने एक बार डॉकर चला ली है तो आप उसको स्टॉप कर दें। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो वो तो चलता रहेगा, और वो चलता रहेगा तो ये पोर्ट्स को भी ब्लॉक करके रखेगा, क्योंकि उस पोर्ट पे उसकी सर्विस चल रही होगी। तो आप लोग सबसे पहले तो डॉकर पीएस की कमांड यूज करें, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इस वक्त कंटेनर रन हो रहे हैं। तो देखो कौन कौन से हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे बता रहा होगा, उसमें से एक माई प्रॉम होगा। तो अब आप करोगे डॉकर स्टॉप माई प्रॉम। ठीक है, डॉकर स्टॉप माई प्रॉम करने के बाद ये डॉकर कंपोज अप की कमांड चलाओ तो वो चलाने देगा, बिकॉज अब वो पोर्ट फ्री होगी। हाँ, तुम बताओ लड़की क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुमने इसका नाम नहीं लिखा, माइनस माइनस नेम यूज नहीं किया होगा, उस टाइम गड़बड़ की होगी। एनीवे, तुम एक काम करो, डॉकर स्टॉप हाँ माई प्रॉम करो, माई प्रॉम। हो गया ना? अब बोली कमांड चलाओ, डॉकर कंपोज ऑफ -d वाली। हाँ, तुम चलाओ लड़की, चल पड़ा। अच्छा, अब इसको दोबारा खोल के देखो, चल भी रहा है वो 9090 वाले, अब नया वाला चल रहा होगा ना, पिछले वाला बंद हो गया। अब ये डॉकर कंपोज की मदद से जो तुमने कॉन्फ़िगर किया ना, वो चल रहा होगा। चला? चल पड़ा ना? रिफ्रेश करो उसको जरा। पुराना तो नहीं चल रहा, पता लगे पुराना ही आ रही हो। हाँ, देखो ना क्या मसला है। अगर तुम जरा, तुम एक काम करो, 9100 भी चलाओ, 9100। 9100 भी एक्टिव नहीं होगा। चलो बहरहाल, इसको देख लेते हैं। ये भी तुम लोगों ने वो गड़बड़ कर दी है। तो गड़बड़ से बचने के लिए तुम क्या करो, एक काम करो आमने, तुम ना जरा वो खोलो github.com। तुम भी यही करो लड़के, github.com/fojgan। नहीं, इस पे जा रही हो? मैंने कहा खोलो तो तुम आगे से यहाँ चले गई हो। टाइप करो SLASHPHAWJAGAN को। हाँ, एंटर मारो। तो यहाँ पे ना सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आके सबसे आखिरी वाले में। ठीक है, उसके बाद में तुम आ जाओ कोड पे, और आ जाओ तुम लैब 12। अच्छा, इन दोनों को ना ज़रा डाउनलोड करो किसी नए फोल्डर में, इन दोनों फाइल्स को। ठीक है, और हाँ, इनको ज़रा कॉपी पेस्ट करो ना इसी तरह, इस वाले को भी और दूसरे वाले को भी, सही है। और इनको ज़रा रिप्लेस करो ना, कि किसमें कर दिया ये ध्यान में रखना, पता है कि हाँ डॉकर कंपोज में ये वाली करनी है, सही है, या प्रोमिथियस में वो वाली करनी है। तो इस तरह चला के देखो, उसमें क्या करोगी, डॉकर स्टॉप करोगी, है डॉकर कंपोज अप करना, वो करोगी डॉकर कंपोज डाउन। बस वो डॉकर कंपोज डाउन कर दो ना उधर इसी फोल्डर में, डॉकर कंपोज डाउन। ठीक हो गया। और अब जरा वापस अब सेव कर दिया उनको।
डॉकर कंपोज आप कर दो। ठीक है, आप जरा चलाओ इन्हीं को दोनों, बताओ तो ये दोनों पीछे चल रहा है। इसी को चला दो, ये भी चल पड़ा। और 9100 देखो, 9100 ही था या कुछ और था, ठहरो मुझे लगा 9 है, नहीं नहीं, तो मैं 9100 ही है। उधर जरा फाइल में चेक करो, ये दूसरी वाली है। हाँ, इसमें ना तुमने चेंज नहीं किया होगा, यहाँ पे ना लोकल होस्ट भी करना है ना, हमने लिखा था चेंज कर दो अपनी आईपी के साथ। यहाँ जो 192.168 ये है ना, इसको 127.0.0.1 कर दो। ठीक है, 127.0.1 इसको सेव करो और इसको डाउन करके दोबारा आपको मुझे बताना। ओके फाइन, अगर आप लोगों ने ये कमांड सक्सेसफुली रन कर ली है और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आइटम बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, तो आपके पास एक तो ये चल रहा होगा, यानी कि ये जो प्रोमीथियस है, इसके साथ साथ एक नोड एक्सपोर्टर भी चलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली नोड एक्सपोर्टर एक तरह का वो एस्पेक्ट है जो कि आपके डाटा को एक्सपोर्ट कर रहा होता है, डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स को एक्सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो अगर इसमें कोई इशू है तो वो मे बी आपकी शायद कोडिंग वगैरह ऐसा किसी चीज में इशू होगा। तो ये जो नोड एक्सपोर्टर है ये 9100 नंबर पोर्ट पे चल रहा होगा, यानी कि आपने प्रोमीथियस 9090 पे चेक करना है, और 9100 नंबर लोकल होस्ट की पोर्ट के ऊपर ये चेक करना है कि आपका नोड एक्सपोर्टर भी साथ इस वक्त चल रहा है कि नहीं। वो इशू होगा, और उसके लिए आपने वो जो सबसे लास्ट लाइन ऑफ द वो है उसमें चेंज भी करना है, वो लोकल होस्ट या 127.0.0.1 भी करना है। ठीक है। अच्छा, अभी भी जो हमारा सफर है वो रास्ते में है। जो बिल्कुल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होते हैं वो ये सारे काम कुबरनेटिस में कर रहे होते हैं, ना कि सिंपल वो जो डॉकर रन की कमांड थी कि उधर से वो प्लगइन डाउनलोड किया और वो। क्योंकि जब आप देखें इसमें फर्क क्या है, जब आपने सबसे पहली कमांड चलाई थी तो सिर्फ एक कमांड चलाने से आपका वो यही प्रोमीथियस रन होना शुरू हो गया था, लेकिन उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी ना वो आपकी कस्टमाइज नहीं थी। वो जैसी ऑलरेडी उन्होंने डिफॉल्ट में करके भेजी हुई थी वो वाली कस्टमाइजेशन चल रही थी। फिर हमने कहा नहीं, हम सेकंड ऑप्शन पे गए और वहां जाके हमने पूरी अपनी कॉन्फ़िगरेशन अपनी मर्जी की कोडिंग की, और कोड करने के बाद उसको हमने डॉकर कंपोज अब से चलाया, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमारा जो प्रोमीथियस था वो कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे चलना शुरू हो गया। अब अगर हम इसको क्यूबरनेटिस के ऊपर चलाएंगे तो हमें ये बेनिफिट होगा कि इसकी हाई अवेलेबिलिटी भी इंश्योर होना शुरू हो जाएगी। अगर इसमें कोई अटैक आता है, इसकी सर्विस डिस्टर्ब होती है, तो हमारा जो क्यूबरनेटिस है वो ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो प्रोमीथियस है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा हो। इस काम को करने के लिए हमें चलाना पड़ेगा कुबरनेटिस सबसे पहले। कुबरनेटिस भी जिन लोगों ने हमारी कुबरनेटिस वाली क्लास ली हुई है, उसमें हमने कुबरनेटिस को इंप्लीमेंट किया था यूजिंग मिनी क्यूब। तो वो तमाम लोग जो उस वाली लैब में मेरे साथ थे या उसके बाद उन्होंने अपने अपने लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर पे मिनी क्यूब इंप्लीमेंट कर लिया था, वो ये कमांड लिखे मिनी क्यूब स्पेस स्टार्ट, तो उनका मिनी क्यूब जो है वो रनिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास मिनी क्यूब या क्यूबरनेटिस चल रहा है, क्यूब सीटीएल की कमांड होती है। वो कमांड है क्यूब सीटीएल स्पेस वर्जन। तो अगर आप मिनी क्यूब स्टार्ट की कमांड लगाने के बाद क्यूब सीटीएल स्पेस वर्जन की कमांड देंगे, और अगर आपको क्यूब सीटीएल का वर्जन नजर आना शुरू हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपके पास अब क्यूबरनेटिस बिल्कुल सक्सेसफुली रन होना शुरू हो गया। वर्जन भी चल रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, करेगा। ठीक है, तुम्हारी क्या पोजीशन है? सर चला आपका मिनी क्यूब या मिनी क्यूब भी उड़ गया? हमारा चल रहा है बच्चे।
नहीं, मैं लैब ही नहीं ली थी प्रधान से दोबारा क्या? ये मैं फिर से सर्विस कर दूंगा। फैजान ने जो मेल की थी उसका क्या बना? ये जो भेजी मैंने वो रीराइट किया, मेरे पास सही फाइल से मिला। ऐसे चलो ठीक है। इस पे आ जाओ यार, मिनी क्यूब वाले पे, इसमें फाइलें वो यूज हो रही होंगी तब तक। मिनी क्यूब में आ जाओ, मिनी क्यूब स्टार्ट भी करो ना। सॉल्व नहीं किया, बोला भी नहीं। ओके फाइन, तो मिनी क्यूब स्टार्ट की कमांड से आपके पास क्यूबरनेटिस स्टार्ट हो जाएगा। देन इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्यूब सीटीएल वर्जन की कमांड भी यूज कर सकते हैं और मिनी क्यूब स्टेटस की कमांड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये दो कमांड रन करेंगे तो आपके सामने मतलब ये फीलिंग आ जाएगी कि ओके फाइन, आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे मिनी क्यूब सक्सेसफुली इंप्लीमेंट या रन होना शुरू हो गया। उसके बाद अब हम कुछ कुछ उसी से मिलती हुई कमांड यूज करेंगे जैसा कि हमने अपने बिल्कुल फर्स्ट वाले प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन में की थी। बट नाउ हम इसको मिनी क्यूब को या क्यूबरनेटिस को यूज करते हुए अपने इसी अ, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए जो कमांड है वो है kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हो कुबरनेटिस में, उसको कोई नाम देते हो, नाम देने के बाद उसको इमेज बताते हो कि ये कौन सा इमेज यूज करते हुए आपने इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, इस कंटेनर को कॉन्फ़िगर करना है। और माइनस माइनस रेप्लिकास में आगे वो नंबर ऑफ सर्वर आप बता देते हो कि जो आप चाहते हो कि आपका कुबरनेटिस इंश्योर करे कि आपकी सर्विस के इतने रेप्लिकास एक वक्त में चलते रहें। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये कर दिया कि मैंने उसको कहा कि फिलहाल एक ही रेप्लिका चलाओ। उसकी वजह ये है कि आपकी ज़ाहिर पर्सनल मशीन्स हैं, उसमें मे भी इतनी कैपेसिटी अवेलेबल ना हो। तो अगर आप इसको 2 या 3 या 5 दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के ऊपर लोड पड़ जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ सर्वर मशीन। तो इसकी वजह से मैंने रेप्लिकास में 1 दे दिया। अदरवाइज यहाँ पे आप एज पर अपनी हाई अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट 1 2 3 वट एवर जो भी कम होती है वो आप दे रहे होते हैं। तो ये कमांड आप रन करेंगे और उसके बाद जब आप डॉकर पीएस करेंगे या क्यूबरनेटिस की कमांड होती है kubectl गेट पॉड्स, क्योंकि जो कंटेनर टाइप चीजें जिसको हम कह रहे होते थे डॉकर की जबान में, उसको ये पॉड्स कहता है, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कौन कौन से पॉड रन हो रहे हैं तो उसकी कमांड kubectl गेट पॉड्स है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये माई प्रॉम के नाम के साथ शुरू होने वाला एक पॉड जो है वो रन हो रहा होगा। इट शोज कि आपका जो है ना ये सक्सेसफुली डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है। बेटी आप दोनों तीनों के लिए जरा एक तरफ नजर मार लो फिर चली जाना। हमने ये किया कि हमने अब इसके अंदर एक डिप्लॉयमेंट बनाई, ठीक है, जैसे हम क्यूबरनेटिस में डिप्लॉयमेंट्स बनाते थे। उस डिप्लॉयमेंट में हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, तो उसने एक हमें डिप्लॉयमेंट बना के दे दी जिसको हमने वेरीफाई भी कर लिया kubectl गेट पॉड्स की कमांड से कि हमारे पास जो पॉड्स आ रहे थे बने हुए उसमें से हमने वेरीफाई कर लिया कि माई प्रॉम या जो भी हमने सर्विस का नाम रखा था, डिप्लॉयमेंट का नाम रखा था, तो उस नाम की कोई सर्विस रन होना शुरू हो गई है। देन हमने इसको कन्वर्ट किया और हमने इसको रियल जो बाकी का वर्ल्ड है उसको एक्सपोज करने के लिए हमने इसके ऊपर एक सर्विस बना दी, ठीक है। तो जो ऑलरेडी हमने डिप्लॉयमेंट बनाई हुई थी उसको रियल वर्ल्ड को एक्सपोज करने के लिए ताकि उसकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सके, हमने ये जो kubectl एक्सपोज डिप्लॉयमेंट्स और आगे उस डिप्लॉयमेंट का नाम दे दिया और उसको पोर्ट बता दी कि किस पोर्ट के ऊपर उसको एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद टाइप बता दी। तो इसने उसको एक्सपोज कर दिया। देन उसको वेरीफाई करने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है kubectl गेट सर्विसेज। तो जब ये कमांड चलाएंगे तो हमारे सिस्टम पे जितनी सर्विसेज बनी हुई है वो हमें लिस्ट डाउन कर देगा और ऑटोमेटिकली इसमें से एक सर्विस वो भी होगी जो हमने बिल्कुल अभी भी बनाई है। तो इससे हमें वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमारी सर्विस सक्सेसफुली रन हो रही है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका तो काइंडली मुझसे पूछ लें अभी।